हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है और हम लोग 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा। हिस्ट्री को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग आधुनिक भारत को डिस्कस करें। आधुनिक भारत में भी प्रश्न संख्या 121 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है और इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। और ये बीपीएससी के साथ साथ किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 122 में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 1885 में। इससे पहले वाले सेशन में भी इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो मैं बताऊंगा कि जो इसमें ज्यादातर प्रश्न जो पूछा गया है, कहां कहां से पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न बनता है इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष पूछा जा सकता है और किसने इसकी स्थापना की थी। जैसे एओ ह्यूम का नाम याद रखिएगा। और ये कौन थे? तो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, एओ ह्यूम। इनका मतलब कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, इस समय को भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर और किस जगह पर हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये जो अधिवेशन था आयोजित किया गया था और इसमें कुल 72 मेंबर्स ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यह भी प्रश्न है। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यह भी प्रश्न बनता है। तो 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने जो है इस अधिवेशन में भाग लिया था, पहले अधिवेशन में। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहां से किसी भी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा या किसने किया था? तो याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम। ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो ये आयोजन जो था पुणे में ना होकर कहां पर हुआ? तो ये पुणे में नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि देखिए, इसमें 3 महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये बात कही गई थी। पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इस सम्मेलन का जो है स्थान बदल दिया गया और कहां कर दिया गया? बंबई कर दिया गया। अब का जो नाम है मुंबई है। तो पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का जो स्थल था बदल के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रश्न संख्या 124 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 125 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम ये जो थे एक असैनिक सेवक थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 126 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। और किस विद्यालय में हुआ था? इस विद्यालय का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में हुआ था। अब का मुंबई, पहले का बंबई।
और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बंबई महाप्रांत के थे, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और एओ ह्यूम इसके सचिव थे। प्रश्न संख्या 127 है, पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कब हुआ? तो 1886 में हुआ था दूसरा अधिवेशन, ठीक है। और कहां पर हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो 1886 का जो अधिवेशन था दूसरा, ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 128 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था, बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और कब? तो इसका आयोजन 1924 में हुआ था, दिसंबर 1924। 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, यानी 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 39वें वार्षिक अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव के द्वारा निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। 129 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवियत्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात और निष्ठावान सहयोगी थीं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और 1947-1949 के बीच यह उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल भी रही। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है, प्रश्न संख्या 130 में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही जवाब है बांकीपुर में, डी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर यानी बिहार में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की। और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो कांग्रेस का पिता किसको कहा गया है? एओ ह्यूम को। और इसके संस्थापक भी थे, तो फादर ऑफ कांग्रेस एओ ह्यूम को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 131 है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि ये प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, यानी बी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 132 है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? प्रश्न संख्या 132 को याद रखिएगा, यानी इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें एक स्टेटमेंट है कि किसने कहा था या किसका कथन है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह बात किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ने यह बात कही थी, यानी बी ऑप्शन। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, ठीक है।
जिसका स्पष्ट उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना, असफल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। सैयद अहमद खान ने कहा था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। प्रश्न संख्या 133 है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने कहा, यह कथन किसने लिखा, या यह बात किसने कही? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह बात कही गई थी कि जो मुझे विश्वास है कि जो कांग्रेस है यह अपने विनाश की तरफ आगे बढ़ रहा है और यह मेरी बहुत ही काफी इच्छा है, बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही इसके शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, कांग्रेस शासक समझते थे कि नरम पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, ठीक है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है और मेरी यह इच्छा है कि भारत में रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यानी शांति प्रिय इसकी समाप्ति हो जाए, मैं इसके लिए जो है सहायक बनूं और मैं इसको देखूं। 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह जो है कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है प्रतिनिधि मंडल से मिलने से जो है इनकार कर दिया था। 134 नंबर है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना जो है आरंभ हुआ? किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना शुरू कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लीटन के समय। याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां जो है प्रदान करना शुरू कर दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया था। लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ था 1878 में। प्रश्न संख्या 135 है, अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो कहां से बिलोंग करते थे? यह प्रश्न पूछा गया है। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ये ग्रामीण क्षेत्रों से मतलब कि बिलोंग करते थे, यानी शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी यानी जो नरम विचारधारा के थे, शांति प्रिय विचारधारा के थे, ये शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर जो है समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्य व्यक्ति जो है सम्मिलित थे, इनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का जो है प्रयत्न करें। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है, प्रश्न संख्या अगर बात करें तो 136 में पूछा गया है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? 4 ऑप्शन दिया गया। उग्रपंथी जो नहीं थे यानी जो नरमपंथी दल के नेता थे वो कौन थे? उग्रपंथी से जिनका संबंध नहीं था वो कौन है? नाम देखिए, सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित है। उदारवादी मतलब कि ये कह सकते हैं गुट से संबंधित थे और वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों से या बवंडरों में नहीं हो सकता है। तो देश का अगर पुनरुद्धार करना है यानी इसकी उत्थान करना है तो बवंडर मतलब कि उत्तेजना के यानी तत्कालिक एग्रेसिव होकर जो है नहीं किया जा सकता है। वे साधन और साध, याद रखिएगा, साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। इन्होंने 1889 के
बाद अगर बात करें या 1889 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से जो है राजनीतिक में भाग लिया और 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया, एविडेंस देने को कहा गया और 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। प्रश्न संख्या 137 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक मंडल की स्थापना की, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना में 1905 में, जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना। इस मंडल ने याद रखिएगा, इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए गए और एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। 138 है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, डी ऑप्शन। 139 है, देखिए, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। रजनी पामदत्त का एक कथन है, उन्होंने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह बात कही? किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह बात कही? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो ये जो बात कही गई है किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह बात कही गई है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो, ये इसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। प्रश्न संख्या 140 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब, किसके बाद, यानी किस समय के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, इनके हाथों में आया, प्रभाव इनके हाथों में हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 1906 के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, ये इसका जो प्रभाव था गर्मपंथियों के हाथों में आया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1906 के बाद भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ गया। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारा को याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा तिलक ने दिया था। प्रश्न संख्या 141 है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब, मतलब जब किस घटना के बाद जो है बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई कैसे? तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुना दी गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न। अच्छा, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए, अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष जो थे ये गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा। और वह गरम दल के चार स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। तो चार स्तंभों में से ये एक थे। कौन? अरविंद घोष। देखिए, 1893 से 94 के बीच अपने लेख में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से जो है दूर है। मतलब कि ये जो कांग्रेस है, मतलब कि जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर लोग हैं, जो कृषक लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनसे काफी दूर है और राष्ट्रवादी और पूर्णता जो है असफल रही है। और राष्ट्रवादी और पूर्णता जो है यह असफल रही है और इसकी शासकों को जो है अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस द्वारा जो है मणिकतला उद्यान में छापा मार के जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी शामिल थे। इन 34 लोगों में अरविंद घोष भी शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में, जो अलीपुर षड्यंत्र केस था, इसके मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया, कोई एविडेंस नहीं मिला। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पौंडीचेरी चले गए। 134 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। डी ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरुदास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो है स्थापना की गई। 144 है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? किसको नरम दल के तौर पर या नरम दल के गुट में शामिल होने का जो है गौरव प्राप्त नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ, 4 जो पिलर थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चारों लोग जो है, इनका नाम याद रखिएगा। ये जो चारों लोग थे ये उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे। इनमें बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय की जो, मतलब की प्रार्थना याचना, ये सब जो अनुनय विनय की जो नीति थी, इसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम 1 वर्ष में एक बार मेढक की तरह जो है टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी रानाडे समाज सुधारक थे। प्रश्न संख्या 145 है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो पद्धति थी वो क्या थी? बताइए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो आंदोलन की पद्धति थी वो क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा वाम बांध आंदोलन। राजा वाम बांध आंदोलन यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवाम बांध आंदोलन था, यानी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। यह इसकी प्रमुख पद्धति थी। प्रश्न संख्या 146 में पूछा गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से किनको जाना जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधित्व थे, यानी प्रतिनिधित्व करने वाले ये मतलब कि नेता थे पूरे पंजाब को, और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 27 नवंबर 1928 को उनका जो है देहांत हो गया। प्रश्न संख्या 147 है, अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो देखिए, अभिनव भारत की जो स्थापना है 1904 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। संस्थापक कौन है?
याद रखिएगा बी डी सावरकर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी डी सावरकर जो है इसके संस्थापक थे। बी डी सावरकर के द्वारा जो है यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, इनके द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। 148 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1908 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 149, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका सही जवाब है द टाइम्स ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसका अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले ये पत्रिका थे या पत्र थे। प्रश्न संख्या 150 है, याद रखिए क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? वह कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, यानी अहिंसक, ठीक है, याद रखिएगा हिंसा न करने के मतलब कि ये कट्टर हिंसा मतलब कि न किया जाए ये चाहते थे। ये इसका मतलब कि कट्टर समर्थक थे कि कोई भी काम करना हो अहिंसक पूर्वक किया जाए, हिंसा नहीं किया जाए। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक जो है अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। तो युगांतर और संध्या जो ये पत्रिकाएं हैं ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। 151 है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, ठीक है, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन जो है आपको ज्ञात करना है, बताना है इसका सही जो ऑप्शन होगा क्या होगा। यानी द हिंदू पत्र, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के जो संपादक हैं इनका नाम जो दिया गया है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा अगर बात करें तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। डी कैसे? तो द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है 152, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह बात किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तिलक राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। 153 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह बात किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो
1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। 154 है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी कौन है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था और उनके माता पिता यानी जो पेरेंट्स थे ये पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा, मतलब जो रुस्तम के आर कामा थे, इनसे हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा दी। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपियन, कुछ अगर बात करें तो बाद में क्या हुआ, पहले तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में अपनी जो है सेवा दी और बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपियन बौद्धिक लोगों से संपर्क में आकर जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जो है जुड़ गई और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन जो है, अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता क्या किया, भारतीय स्वाधीनता का झंडा जो है क्या किया, बुलंद किया। ठीक है, और यहां फहराया गया, यहां पे भारतीय स्वाधीनता का जो झंडा है सर्वप्रथम फहराया गया, इस झंडा को बुलंद किया गया और यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। 155 है, 155 नंबर जो प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां पर, किस जगह पर फहराया था? तो मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां पर फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। 156 है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टुटगार्ट, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 157 में पूछा गया है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहां से एक समाचार पत्र जो है इन्होंने मतलब कि प्रारंभ किया था, नाम है, याद रखिएगा, सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन इन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। 158 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन यानी बी ऑप्शन। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया। प्रश्न संख्या 159 है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो याद रखिएगा 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की जो है घोषणा की गई। यानी 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। अब जो था 12 दिसंबर 1912 को 1911 के बाद कह सकते हैं, अब जो है भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली हो गई, यानी दिल्ली।
और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया, मतलब उड़ीसा और बिहार अलग हो गए, इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत, न्यू स्टेट जो है बना दिया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, और सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ये सभी परिवर्तन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कब होता है, कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 160 है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। जो स्वराज प्रस्ताव था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, यानी बी ऑप्शन। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। प्रश्न संख्या 161 है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, बताइए कि ये जो कांग्रेस के विभाजन की जो प्रक्रिया है शुरू हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, अगर इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यानी उपयुक्त सभी पर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को जो है अव्यवहार बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच, अगर बात करें तो नरमपंथी और गरमपंथी के जो सोच थे, इस सोच के अनुमान और पारस्परिक जो भेद थे, मतभेद के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, इन दोनों से ही ये अलग थे। तो अगर बात किया जाए तो इनके जो पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो था, ये दोनों मतलब कि दृष्टिकोण से ये मतलब कि गलत थे, अलग था इनका। नरमपंथी ये समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे जो है बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप हुआ कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 162 है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो महत्तम बचाव होगा, मतलब कि महत्तम बचाव होगा मुसलमानों के खुश और संतुष्ट होने से। यह किसने लिखा? तो ये बात जो था डब्ल्यू हंटर ने लिखा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। प्रश्न संख्या 163 है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 164 है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को याद रखिएगा। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य था बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की जो है, इस दिन को पर्व के त्योहार के रूप में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है रक्षाबंधन के रूप में मनाने की जो है सलाह देते हैं। प्रश्न संख्या 165 है, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया?
कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा याद रखिएगा। देखिए, कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदनलाल ढींगरा ने गोली मारकर की। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 166 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम क्विज ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको क्विज कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं जो जरूरी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को भी और ग्रुप को भी, ठीक है, क्विज ग्रुप को भी। और कोई भी किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको डिस्कस करना है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक जो पेज है उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे डिस्कस करेंगे या कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।